आज हम परिवार की उत्पत्ति का विकासवादी या जिसे हम उद्विकासवादी सिद्धांत भी कहते हैं वो देखते हैं। इसका मुख्य समर्थक हैं मॉर्गन माने जाते हैं, जिन्होंने इस सिद्धांत का निर्माण किया है। उन्हीं की बातों को समर्थन बेकोफन, लुइस मॉर्ग, सर श्री मैक्लेनन, स्पेंसर, लुबक टाइलर आदि मानवशास्त्रियों ने भी किया है। इन सब का मत है कि परिवार एक निश्चित ढंग से बना हुआ है। उसकी विभिन्न अवस्थाओं पर प्रकाश डालते हुए इन सब ने इस बात पर बल दिया है कि परिवार इन्हीं विभिन्न अवस्थाओं से होकर विकसित हुए हैं। प्रथम अवस्था रक्त संबंधी परिवार की है। इसमें परिवार के अंतर्गत रक्त का कोई संकोच न होते हुए रक्त संबंधियों का विवाह होता था। धीरे धीरे रक्त संबंधियों में विवाह करना समाज ने उचित नहीं समझा और उस पर कुछ नियंत्रण लगा दिए। तो दूसरी अवस्था का विकास हुआ और दूसरी अवस्था में परिवार समूह परिवार के रूप में हम सबके सामने आता है। इस अवस्था में एक परिवार के भाइयों का विवाह दूसरे परिवार की सभी बहनों के साथ हुआ करता था, परंतु यौन संबंध आपस में निश्चित नहीं थे। तीसरी अवस्था जो अब आती है, जो समूह परिवार का विवाह के बाद की अवस्था है, वो सिंडेस्मियन परिवार की है। इस अवस्था के अनुसार ऐसा नियम बना दिया गया था कि एक पुरुष एक ही स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित करता था और विवाह करता था, परंतु एक परिवार के स्त्री पुरुष के बीच यौन संबंध निश्चित नहीं थे। चौथी अवस्था अब आती है, वो पितृसत्तात्मक परिवार की अवस्था है। इस अवस्था में पुरुषों का आधिपत्य हुआ समाज के अंदर और परिवार में भी पुरुष का आधिपत्य हुआ। वे सबसे अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करता था और उनके साथ यौन संबंध भी स्थापित करता था। और पांचवी अवस्था है, जो इसके बाद की अवस्था मानी जाती है, वो एक विवाह की या एक एकल विवाह से बने परिवार की अवस्था है। इस समय में एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता है और हम इसको इसका स्वरूप आधुनिक रूप में देख सकते हैं। श्री बेकोफन ने उद्विकास की जो अवधारणा दी है, उनके अंतर्गत निम्न विचारधाराएं हम देख सकते हैं। आदिकाल में पारिवारिक जीवन बहुत ही ढीला ढाला था और यौन संबंधों को स्थापित करने के लिए कोई भी निश्चित प्रकार का नियमन नहीं था। यहाँ तक कि पारिवारिक संबंधों में माता संतान का संबंध ही एकमात्र स्थायित्व के गुण से परिपूर्ण था। बच्चे के अपनी माँ के साथ विशेष प्रकार के संबंध विद्यमान थे, मगर पिता के साथ में उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था। बच्चों को भी अपने पिता का एहसास नहीं हुआ करता था। ये परिवार की प्रारंभिक अवस्था थी। विकास की प्रक्रिया और आगे बढ़ी तो परिवार का स्वरूप कुछ और अधिक मात्रा में स्पष्ट हुआ। उस समय लोगों को जीवित रहने के लिए प्रकृति से बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता था और जीवित रहने के साधन भी बहुत कम मात्रा में थे। इस संघर्षपूर्ण जीवन के साथ सामंजस्य करने में लड़कियां तो अयोग्यता का ही प्रदर्शन किया करती थी। एक तरह से वे समाज के लिए बोझ सा मानी गई और उसका दुष्परिणाम ये रहा कि दिनों दिन पुरुषों की संख्या में नारियों की तुलना में कम होती गई। इससे बहुपति विवाह को जन्म मिला। जब मानव कृषि स्तर पर आया तो समाज की व्यवस्था के स्वरूप में अपने आप ही परिवर्तन आ गए। कृषि कार्यों को करने हेतु अब श्रम विभाजन को अपनाना बहुत जरूरी हो गया। केवल खाने पहनने और रहने को देकर 24 घंटों के लिए स्थायी श्रम स्त्रियों के अतिरिक्त और कौन हो सकता था। इसलिए प्रत्येक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करके अपने परिवार की ताकत को बढ़ाने लगा। यही स्त्रियां बाद में ऐशो आराम का साधन और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई। जो भी व्यक्ति जितनी मात्रा में स्त्रियां रखता था, उतनी ही मात्रा में समाज में उसका सम्मान होने लगा। फिर कृषि के उत्पादन में वृद्धि से आर्थिक दशाएं सुधरने लगी और बहुपत्नी विवाह प्रणाली को अपनाया गया। लोगों के मस्तिष्क में अब नए रूप में नैतिक सिद्धांत उभरने लगे। उन्हें जीवन के चौराहों में काम में लिया जाने लगा। समानता के सिद्धांत के पुष्पों की सुगंध पूरे समाज में फैलने लगी। स्त्रियां भी अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने लगी। न्याय की चौखट पर न्याय की मांग के प्रश्न उभरने लगे। इसी कारण एकल विवाह को प्रोत्साहन मिला और एकल परिवार विकास हुआ।